जय हिंद दोस्तों। भारत टीवी के इस समाचार के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसका नाम है भारत की बात और इसमें हम पूरे दिन की जो खबरें आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि कोरोना, जैसे आपको पता है कि पूरे देश में कोरोना का फैला हुआ है, तो इसलिए मास्क का आप उपयोग अवश्य करें। अभी मैं मास्क हटा देता हूँ क्योंकि अभी रूम में कोई और नहीं है। तो जब भी घर से बाहर निकले मास्क आप यूज़ जरूर करें। तो ये जो समाचार का कार्यक्रम है, इसमें आप अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं और निष्पक्ष होकर आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो कोरोना के अपडेट से शुरुआत करेंगे। कोरोना का, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहूँगा कि कोरोना केसेस कल के मुकाबले या पहले के मुकाबले कम हो गए हैं दिल्ली में। तो करीब 10,500 के करीब आज जो केसेस आए हैं दिल्ली में। आप भी अपने को सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। यूपी में पर अगर हम बात करें तो यूपी में केसेस जो है वो 16,000 के करीब केसेस आए हैं। तो जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो मास्क अवश्य लगाएं। कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका आप पालन करें। तो यूपी की खबर मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में एक जो टेस्टिंग हुई है वो हुई है 2,41,457 और जो मामले आए हैं 16,142। तो ये अच्छा है कि वहाँ टेस्टिंग काफ़ी हुई है। 2,41,457 लोगों की टेस्टिंग हुई है और उसमें से 16,142 कोरोना के केसेस आए हैं। और अभी तक जो टोटल सैंपल की जांच हो चुकी है यूपी में, ये सभी लहर, जो पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर की बात कर रहे हैं हम, 9,74,62,647 सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है यूपी में। और जो मामले मैंने आपको बताया था कि 16,142 मामले यूपी में आए हैं कोरोना के। और जो यूपी में जो टोटल जो एक्टिव मामले हैं 95,866 मामले हैं जिनको कोविड है और उसमें से 93,078 लोग होम आइसोलेशन में हैं। तो ये अच्छी खबर है कि हॉस्पिटल में लोगों को ज़्यादा एडमिट नहीं होना पड़ रहा और घर से ही वो ठीक हो रहे हैं होम आइसोलेशन के जरिए। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि अपना ख्याल आप अवश्य रखें। और देश में अब अगर बात करेंगे तो 3,40,000 के करीब मामले आए हैं टोटल। लेकिन महाराष्ट्र में मामले कम हुए हैं, दिल्ली में मामले कम हुए हैं। तो 10,500 के करीब दिल्ली में आज मामले आए हैं। और केजरीवाल सरकार ने ये कहा था कि भाई हम वीकेंड कर्फ्यू के लिए बात करते हैं कि हटा दिया जाएगा वीकेंड कर्फ्यू। और जो प्राइवेट कंपनीज में जो 100% ये बोल रखा था कि घर से काम करो, तो 50% एम्प्लॉय अब जा सकते हैं। तो वीकेंड कर्फ्यू का जो सजेशन दिया था तो वो उपराज्यपाल ने वो रिजेक्ट कर दिया है और वीकेंड कर्फ्यू अभी दिल्ली में लगेगा। बाकी कोई और अपडेट होगा तो हम आपको बताएंगे। चुनाव की अब हम बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव अभी होंगे जो फरवरी के महीने में। उसमें यूपी है, पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा, मणिपुर, तो इन सब राज्यों में चुनाव होंगे। तो उसमें यूपी का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यूपी में करीब 23 करोड़ की आबादी है यूपी में। तो उस पे कुछ खबर, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यूपी में बीजेपी ने 85 उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट थी वो जारी कर दी है। तो उन्होंने पहली लिस्ट जो जारी करी थी, अब ये दूसरी लिस्ट भी उन्होंने जारी कर दी है जिसमें 85 उम्मीदवार हैं। और उसमें कांग्रेस को छोड़कर अदिति सिंह जो आई थी, पहले कांग्रेस में थी, अब वो बीजेपी में आ गई हैं, तो उनको भी टिकट दिया गया है। तो इस खबर पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। शुक्रवार को पार्टी ने 85 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिनमें कांग्रेस छोड़कर आई अदिति सिंह को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी में थी, कांग्रेस से नाराज चल रही थी और बीजेपी ने इनको टिकट दिया है रायबरेली से। वहीं वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आईपीएस असीम अरुण को पार्टी ने कन्नौज से प्रत्याशी बनाया है।
हाल ही में बसपा से आए रामवीर उपाध्याय को सादाबाद सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। इस लिस्ट में 15 महिलाओं को टिकट दिया गया है, यानी कि जो 85 जो उम्मीदवार उतारे हैं बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में, उसमें 15 महिलाओं को टिकट दिया गया है। माफ कीजिएगा। और हाथरस जो एससी सीट है उसके लिए पार्टी ने अंजुला माहौर पर भरोसा जताया है। तो सिकंदराव से बीरेंद्र सिंह राणा और टूंडला जो एससी सीट है उससे प्रेम सिंह धनगर को टिकट दिया गया है बीजेपी ने। जसराना से मानवेंद्र सिंह लोधी और फिरोजाबाद से मनीष असीजा, सिकोहाबाद से ओम प्रकाश वर्मा निषाद, सिरसागंज से हरिओम यादव, कासगंज से देवेंद्र सिंह लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये पूरी लिस्ट ही हमारे पास है। और 85 लोगों को जो दूसरी लिस्ट है 85 लोगों के उसमें नाम है। और अदिति सिंह जो सबसे बड़ा चेहरा है इसमें, उनको टिकट दिया गया है रायबरेली से। और पंजाब में आपको पता है कि जो पंजाब में जो चुनाव है तो आम आदमी पार्टी भी अपना पूरा जोर लगा रही है। और कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि जो चन्नी है वो आम आदमी बिल्कुल आम आदमी नहीं है और बेईमान है, ये उन्होंने ट्वीट किया था। तो उस बात पर अब पंजाब में जो चन्नी सरकार है तो वो मानहानि का दावा करेंगे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ करेंगे मानहानि का मुकदमा। चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये बात कही है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को कहा है कि वह दिल्ली के अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराएंगे, और क्योंकि उन्होंने उनके भतीजे पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के मद्देनजर उन्हें बेईमान आदमी बताया था। चन्नी ने मीडिया से कहा कि मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। चन्नी ने कहा कि केजरीवाल नोटों के बंडल पर अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह कहते हुए कि पैसा किसी और से बरामद किए गए थे। इस हफ्ते ईडी ने चन्नी के भतीजे समेत कई जगहों पर छापेमारी करी थी पंजाब में। उसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि बीजेपी ये जानबूझ के करा रही है और पंजाब चन्नी जो मुख्यमंत्री है उनकी जो छवि खराब करने के लिए ये कराया जा रहा है। और चन्नी के जो भतीजे हैं उनके घर छापामारी हुई थी और करीब 10 करोड़ रुपए भी मिले थे। तो उसी खबर पे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, तो उन्होंने कहा है कि भाई आम आदमी नहीं है चन्नी, वो बेईमान आदमी है। इसी पे अब चन्नी ने एक पलटवार किया है और कहा है कि हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। और बता दे ये एक खबर है, तो अब इसका देखना क्या अपडेट क्या रहेगा वो हम आपको बताएंगे। चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले हैं यूपी में और पंजाब में। आप कहेंगे कि ये बड़े राज्य हैं। 7 चरणों में चुनाव होंगे यूपी में और मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे, और जो बाकी 3 राज्य हैं उनमें एक ही जो सिंगल फेस में एक ही चरण में चुनाव हो जाएंगे। तो 14 फरवरी को चुनाव था पंजाब में। तो रविंद्र दास जयंती 16 फरवरी को पड़ रही थी, तो सभी पार्टियों ने निवेदन किया कि 20 फरवरी को चुनाव कर लिया जाए पंजाब में। तो अब 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव होगा। तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। और जो अगली खबर है एक गोवा से खबर है। गोवा में मोहित गुप्ता जी आपका स्वागत है, हरीश राणा जी आपका स्वागत है। तो गोवा की हम खबर आपको बताएं तो गोवा में भाजपा से उत्पल पारेकर जो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके बेटे हैं उत्पल पारेकर, और बीजेपी में थे पहले, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा से बात नहीं बन पाई तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो आम आदमी पार्टी ने भी टिकट देने के लिए कहा था उत्पल पारेकर को, लेकिन वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने ये फैसला किया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारेकर तो देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे मनोहर पारेकर, और भेद साफ छवि के नेता थे। बीजेपी में थे
और बीजेपी के प्रमुख नेता थे, लेकिन और गोवा के चीफ मिनिस्टर तो रह ही चुके थे। तो उनके बेटे, उन्होंने अपना जो पणजी से टिकट मांगा था एमएलए के लिए, तो भाजपा ने उनको कहा कि हम आपको पणजी से टिकट नहीं देंगे, कहीं दूसरी जगह से आपको टिकट दे देते हैं, लेकिन उनको पणजी से टिकट चाहिए था, पणजी। इसलिए उन्होंने फिर भाजपा छोड़ दी है और निर्दलीय ही अब वो चुनाव लड़ेंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर के बेटे उत्पल पार्रिकर ने शुक्रवार को पणजी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और आपको बता दें कि उत्पल पार्रिकर ने भारतीय जनता पार्टी से पणजी का टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने पणजी का टिकट देने से मना कर दिया था, जिसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने पहले ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। और उत्पल पार्रिकर ने बताया कि मैं पणजी निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा। 40 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 14 फरवरी को मतदान होंगे और ये सिंगल फेज में ये चुनाव हो जाएंगे और 10 मार्च को नतीजा आ जाएगा। 10 मार्च को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाना शुरू कर दिया है। ऐसे में भाजपा ने गुरुवार को 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, यानी कि 40 में से 34 उम्मीदवार भाजपा ने घोषित कर दिए हैं। और जिसमें स्पष्ट हो गया था कि पणजी से उत्पल पार्रिकर को टिकट नहीं मिलेगा। तो एएनआई को उत्पल पार्रिकर का कहना है, मनोहर पार्रिकर के बेटे हैं, आई विल बी कंटेस्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फ्रॉम पणजी कॉन्स्टिट्यूएंसी। उत्पल पार्रिकर सन ऑफ लेट फॉर्मर सीएम मनोहर पार्रिकर। तो आपको बता दें कि मनोहर पार्रिकर ने, उन्होंने बीजेपी गोवा में जो बीजेपी की पहचान है और जो अभी सरकार भी बीजेपी की है, मुख्य भूमिका मनोहर पार्रिकर ने निभाई थी और उनका पीछे देहांत हो गया था। उसके बाद इनके जो बेटे हैं, इन्होंने पणजी से चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया पणजी से। वो कह रहे थे कहीं और से आप टिकट ले लीजिए। तो आम आदमी पार्टी ने बात करी थी इनसे टिकट के लिए कि हम अपनी पार्टी से आपको टिकट दे देते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया और अब ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे पणजी से ही। और भाजपा ने उनको 2 विकल्प दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पणजी से ही टिकट चाहिए, इसलिए उनको टिकट वहां से नहीं मिला था। तो आम आदमी पार्टी ने भी ऑफर दिया था। उत्पल पार्रिकर को पणजी से टिकट नहीं दिए जाने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर उपयोग करो और फेंक दो की नीति अपनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि गोवावासी उदास महसूस करते हैं कि भाजपा ने पार्रिकर परिवार के साथ भी उपयोग करो और फेंक दो की नीति अपनाई है। मैंने हमेशा ही मनोहर पार्रिकर जी का सम्मान किया है। उत्पल जी का आपसे जुड़ने एवं चुनाव लड़ने का स्वागत है। तो ऑफर किया था केजरीवाल ने कि भाई आप आम आदमी पार्टी से टिकट लड़े और चुनाव लड़ें और टिकट हम आपको दे देंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, उत्पल पार्रिकर। और जो चुनाव होंगे पंजाब में, उसके लिए भाजपा ने 32 प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी कर दी है। किसान से लेकर डॉक्टर को अपना प्रत्याशी बनाया है पंजाब चुनाव के लिए। लेकिन पंजाब में जैसा आपको पता है कि भाजपा जो सरकार है, तो भाजपा पार्टी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है पंजाब में, ये कह सकते हैं। तो इस बार जो कैप्टन अमरिंदर है, तो उनके साथ मिलके ये गठबंधन करेंगे भाजपा और वो तब चुनाव लड़ेंगे। तो पंजाब विधानसभा चुनाव के लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 34 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। भाजपा महासचिव दुष्यंत गौतम ने अपने प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जारी की है और भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि पहली सूची में किसान परिवार के 12 लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। तो जो 34 में से 12 किसान हैं, भाजपा ने ऐसे बताया है। इसके साथ ही डॉक्टर, वकील, युवा और महिलाओं को भी जगह दी गई है। तो बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतर रही है। और दिल्ली का मैं जैसा आपको बताया था कि एक बार मैं आपको अपडेट फिर से दे देता हूं। दिल्ली में 10,500 के करीब मामले आए थे और उसका अपडेट मैं आपको दे देता हूं। देश में जैसे कोरोना की केसेस का वैसे तो लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन राजधानी में कोविड की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है और दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 10,000 से ज़्यादा मामले आए हैं, जबकि 38 मरीजों की मौत हो गई है। और जो सक्रिय मरीज है, जो एक्टिव मरीज है कोरोना के,
61,954 हो गए हैं। और जबकि कोरोना संक्रमण दर 18.04, तो करीब 18% आ चुकी है। पॉजिटिविटी रेट फीसदी हो गई है। और कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 25,541 हो गया दिल्ली में। 25,541 यानी कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज तीनों में जिनकी डेथ हुई है वो है 25,541। और जो अच्छी बात है, पॉजिटिविटी रेट जो 30 तक हो गई थी वो अब 18 हो गई है। 18 का मतलब ये हुआ कि 100 लोगों की अगर टेस्टिंग हो रही है तो 18 लोगों को उसमें कोरोना मिल रहा है। और शुक्रवार को कोरोना के 10,756 केस आए हैं। और एक दिन में जो 17,494 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। और राजधानी में पिछले 24 घंटों में 59,629 कोरोना टेस्ट हुए हैं। तो टेस्ट 59,629 हुए हैं। और जो केसेस आए हैं, मैं जैसे आपको बताया, केसेस 10,756 आए हैं दिल्ली में। और पॉजिटिविटी रेट है वो भी घट के 18 के करीब हो गया है, जो अच्छी खबर है। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपने सुझाव आप दे सकते हैं। अगली जो खबर है, एक और यूपी चुनाव को लेकर बिहार में भी सियासत गरमा रही है। तो जैसे आपको पता है कि तेजस्वी यादव वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बिहार की मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव 26 जनवरी को वर्चुअल रैली करेंगे और अखिलेश यादव की पार्टी सपा के लिए उत्तर प्रदेश की जनता से वोट मांगेंगे। तेजस्वी ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी और सपा के लिए चुनाव प्रचार करेगी। उसी घोषणा के अनुरूप अब तेजस्वी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने की घोषणा की है। यानी कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ से वो चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे आरजेडी। तो ये एक खबर है। और एक जो अच्छी खबर है कि 15 से 18 आयु के 4 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड की पहली डोज लग चुकी है। तो ये अच्छी खबर है। 15 से 18 वर्ष की आयु के जो हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, तो उनको 4 करोड़ डोज, फर्स्ट डोज जो वैक्सीनेशन की वो लग चुकी है। तो देश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण से किशोरों को बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए टीकाकरण अभियान के तहत 15 से 18 आयु वर्ग के बीच 4 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। और कोविन पोर्टल के अनुसार अब तक इस आयु वर्ग के कुल 4,67,315 किशोरों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। 4,67,315 लोगों को। और तो ये बड़ी अच्छी खबर है। और एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को एक ट्वीट पे कहा है कि केवल 19 दिनों में 15 से 18 आयु वर्ग के 4 करोड़ से अधिक युवाओं ने कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण कराया है। उन्होंने कहा कि युवा महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और लगभग 7.5 करोड़ किशोरों को टीका लगाना है। तो अभी 4 करोड़ को 19 दिन में लग चुका है, जो बड़ी अच्छी खबर है। आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने आप सवाल आप पूछ सकते हैं। और एक खबर है कि कल पीएम मोदी कल विभिन्न जिलों के डीएम के साथ बातचीत करेंगे और जो सरकारी योजना है उनका फीडबैक लेंगे कि वो फायदेमंद है कि नहीं, क्या सुधार उसमें करने हैं, तो उनका फीडबैक लेंगे। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल 22 जनवरी यानी कि शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस दौरान
पीएम मोदी जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया लेंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो कुछ अन्य खबर हम आपको बताते हैं, ये खबर है, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, सुझाव आप दे सकते हैं। कल मैंने बता ही दिया कि कल डीएम के साथ देश के प्रधानमंत्री वार्तालाप करेंगे और सीएम चौहान, मध्य प्रदेश के जो सीएम है चौहान, उन्होंने शहीद हेमू कलानी एवं रास बिहारी बोस की पुण्यतिथि पर उनको नमन किया और सीएम चौहान ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडिया गेट के पास प्रतिमा स्थापना का निर्णय प्रशंसनीय है। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, सुझाव आप दे सकते हैं, क्योंकि ये भारत की बात है, ये देश की बात है। और नाना पटोले जो कांग्रेस पार्टी से हैं, तो उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने अमर जवान ज्योति बुझाकर वीर जवानों का अपमान किया है। तो एक ये खबर है। तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अमर जवान ज्योति को बुझाकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के शौर्य का पिछले 50 वर्षों की गवाही देने वाले प्रतीक को मिटाने का पाप किया है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। संदीप त्रिपाठी जी नमस्कार। त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि यूपी इलेक्शन पे चर्चा रखिए। बिल्कुल वो चर्चा भी करेंगे त्रिपाठी जी। और जैसा कि मैंने अभी बताया था, यूपी में एक तो ये खबर है कि जो लिस्ट जारी करी है, बीजेपी ने 85 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी करी है और उसमें सबसे बड़ा नाम है अदिति सिंह, जो रायबरेली से जिनको टिकट दिया गया है। और कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट, जो कांग्रेस इस खबर पे थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल दूं फिर से एक बार। तो शुक्रवार को पार्टी ने 85 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी है, बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, जिनमें कांग्रेस छोड़कर आई अदिति सिंह को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आईपीएस असीम अरुण को पार्टी से कन्नौज से प्रत्याशी बनाया गया है। और हाल ही में बसपा से आए रामवीर उपाध्याय को सादाबाद सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये जो 85 जो लिस्ट है, इसमें से 15 महिलाओं को टिकट दिया गया है। और हाथरस से जो एससी सीट है, उससे पार्टी ने अंजुला माहौर को टिकट दिया है। और सिकंदराव से वीरेंद्र सिंह राणा को, टुंडला से प्रेम सिंह धनगर को, और जसराना से मानविंदर सिंह लोधी, फिरोजाबाद से मनीष असीजा, सिकोहाबाद से ओम प्रकाश वर्मा, सिरसागंज से हरिओम यादव, काशगंज से देवेंद्र सिंह लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है। अलीगंज से सत्यपाल सिंह राठौर, ईटा से विपिन वर्मा और मैनपुरी से जयवीर सिंह। तो ये जो लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, जो बीजेपी ने 85 जो अपने प्रत्याशी है उनकी लिस्ट जारी करी है। यूपी इलेक्शन पे चर्चा करें तो आगे भी ये हम चर्चा जारी रखेंगे और आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। भूपेन पुनिया जी, आज प्रज्ञा ठाकुर ने भी थोड़ी मात्रा में शराब पीने को जायज़ बताया है, इस पर भी राय दीजिए। नहीं, अगर ये खबर तो मैंने नहीं पढ़ी है पुनिया जी, पर अगर ऐसा बोला है, ये बोला है कि भाई जायज़ है, तो मैं इसको ये जो बात है इससे सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शराब को अगर हम आप कहेंगे कि ये जायज़ है, या अपने युवाओं के लिए हम कहेंगे कि उन युवाओं को शराब पीनी चाहिए, तो ये चीज़ बिल्कुल जायज़ नहीं है। बाकी जो उसका जो खबर का अपडेट होगा उसका हम जरूर बताएंगे, एक बार इसका पूरा पढ़ के इसके बारे में कि क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया। ये मैंने आपको खबर दी थी कि मुख्यमंत्री, जो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी है, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री
केजरीवाल जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए कहा है, क्योंकि खबर ये थी कि पीछे अभी जो चन्नी है, जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री है, उनके भतीजे के यहाँ ईडी ने रेड करी थी और करीब 10 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। तो उस पे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि आम आदमी नहीं है पंजाब के मुख्यमंत्री, वो बेईमान है। तो इस बात पे अब जो पंजाब के मुख्यमंत्री है उन्होंने मानहानि का दावा किया है और वो कह रहे हैं कि मानहानि का दावा करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ। और जो अन्य चुनाव की खबर थी, पणजी से जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे उत्पल पारीकर, मनोहर पारीकर के बेटे हैं उत्पल पारीकर, और मनोहर पारीकर देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के काफ़ी कद्दावर नेता थे और चीफ मिनिस्टर तो रह ही चुके हैं गोवा के। तो उनके बेटे को पणजी से टिकट चाहिए था, बीजेपी ने उसके लिए मना कर दिया कि उन्होंने 2 ऑप्शन दिए पणजी के अलावा, लेकिन उत्पल पारीकर ने कहा कि हमें पणजी से टिकट चाहिए, उसके लिए मना कर दिया। तो इसलिए, और इसके बाद आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है जो और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो उन्होंने भी ऑफर किया कि आप आम आदमी पार्टी से टिकट ले लीजिए, लेकिन उन्होंने अभी मना कर दिया और वो खुद ही निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आने वाले जो चुनाव है तो पणजी से ही वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में भाजपा ने 32 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। उसमें किसान हैं, डॉक्टर हैं और 32 लोग हैं। तो वो कैप्टन अमरिंदर के साथ मिलके पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। तो पंजाब में अगर आप भाजपा की खाली बात करेंगे तो पार्टी मजबूत नहीं है पंजाब में, इसलिए कैप्टन अमरिंदर जो पहले कांग्रेस में थे और 2 बार से मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस से, तो इस कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और अब वो गठबंधन करेंगे भाजपा के साथ। तो उसमें बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार ज़्यादा सीटें आनी चाहिए पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन करके, लेकिन वहाँ जो मुख्य मुकाबला होगा वो कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी के बीच में ही होगा। तो अब ये देखना है कि उस पर कौन सी पार्टी जीतती है, क्योंकि सभी पार्टी अपने अपने दावे कर रही हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, इस बार हमारी सरकार बनेगी। आप अपने सुझाव, अपने सवाल लिख सकते हैं। भूपेन पुनिया जी ने लिखा कि दिल्ली दंगों में पहली कार्रवाई, दिनेश यादव को 5 साल की सज़ा, सभी दंगाइयों को सज़ा मिले ताकि सिस्टम पर लोगों को विश्वास बना रहे। तो ये एक अपडेट दिया है पुनिया जी ने कि दिनेश यादव को 5 साल की सज़ा हुई है जो दिल्ली दंगों पे। श्याम उपाध्याय जी कह रहे हैं कि विराट कोहली की कैप्टनसी छोड़ने के बाद इंडिया लगातार हार रही है, आपका क्या विचार है? बिल्कुल श्याम जी, ये जो विराट कोहली की जो कप्तानी छोड़ने के ऊपर ये मैं ही कह सकता हूँ कि ये जो मामला था, ये जो कप्तानी विराट कोहली को कप्तानी से हटाने का, तो ये बोर्ड जो बीसीसीआई और जो सेलेक्टर्स ये इसको ढंग से नहीं मैनेज कर पाए। विराट कोहली बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, सबको पता है, लेकिन इसमें कमी विराट कोहली की भी रही। वो ज़्यादा एग्रेसिव रहे और उनको, जैसे पहले उन्होंने जो T20 की कप्तानी छोड़ दी थी, फिर सेलेक्टर्स ने क्या करा बीसीसीआई ने कि भाई आपको हम वनडे से भी हटा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको वनडे से हटा दे, तो वनडे से हटा दिया गया। अब वो जो साउथ अफ्रीका में जब टेस्ट मैच हम हारे, जो 3 में से 2 टेस्ट मैच हम हार के सीरीज 2-1 से हार गए थे, उसके बाद कोहली कहते हैं कि भाई हम मैं अब टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ देता हूं। तो मेरे ख्याल से ये देश हित में फैसला नहीं था, ये बहुत ही गलत ये जो बात हुई है, ये जो मुद्दे को जैसे जो समाधान निकाला गया है, ये बड़ा गलत हुआ। आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं, हम दोनों टेस्ट मैच हार गए, जो दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच था वो हमारे, पहला वनडे हम हार गए हैं और आज का भी जो स्थिति है वो ज़्यादा ठीक नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि उसका भी मैं आपको लेटेस्ट एक बार अपडेट दे देता हूँ। भारत ने 287 बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर में, और साउथ अफ्रीका ने 216 बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पे 36.3 ओवर में। तो उनको 72 रन चाहिए और 81 गेंद बाकी है अभी। तो इसमें भी हो सकता है साउथ अफ्रीका की जीत हो जाए और भारत के हाथ से ये वनडे सीरीज भी निकल जाए। तो ये जो मामला था, ये जो प्रकरण था, ये जो विराट कोहली को हटाने का, ये बोर्ड को थोड़ा सा ध्यान से इसको हैंडल करना चाहिए था, क्योंकि ये देश के हित का सवाल है। आप इतने बढ़िया, अब आप मेरे को तो ये डर है कि आप कहीं एक विराट कोहली कप्तान को तो हमने खो दिया है, और एक कप्तान कोहली एक प्लेयर को हम कहीं ना खो दें,
वो देश के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी और बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। आज वो 0 पे आउट हुए विराट कोहली, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में असर पड़ता है, कोई भी खिलाड़ी हुआ, चाहे कितना बड़ा खिलाड़ी हुआ उसके साथ। तो बोर्ड को थोड़ा ढंग से इस मामले को सुलझाना चाहिए था, और ये कहीं ना कहीं हम गलती कर गए। और इसमें विराट कोहली की भी गलती है और रोहित शर्मा की भी गलती है, क्योंकि पिछले टाइम से हम देख रहे थे कि कोहली और रोहित शर्मा, इनकी भी आपस में अंडरस्टैंडिंग वो नहीं है, आपस में इनकी बात नहीं बन रही। वो टेस्ट मैच खेलते हैं तो रोहित शर्मा मना कर देते हैं, वो वनडे खेलते हैं तो विराट कोहली मना कर देता है। पीछे काफी टाइम से ये चल रहा था उसमें, लेकिन बोर्ड को इसमें आगे आना चाहिए था, जो सेलेक्टर्स को, जो बीसीसीआई है उनको आगे आना चाहिए था, सौरभ गांगुली की जो टीम को आगे आना चाहिए था और इसको बेहतर ढंग से मैनेज करना चाहिए था। श्याम उपाध्याय जी कह रहे जय शाह बीसीसीआई के अहम पद पर हैं, कौन सी काबिलियत है उनमें स्पोर्ट्स की, कृपा प्रकाश डालें। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जय शाह बीसीसीआई में अहम पद पे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि जो बीसीसीआई है उसमें जो खिलाड़ी हैं जो खेल चुके हैं, उन जिनको अनुभव है उनको होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिसको अनुभव नहीं होगा उनको आप बनाओगे तो उनको पता ही नहीं गेम के बारे में। तो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में हावी नहीं होनी चाहिए, और जो खिलाड़ी हैं उन्हीं को इस टीम का पार्ट होना चाहिए। अब जिसको नॉलेज ही नहीं, कभी कोई मैच ही नहीं खेला, अगर आप उनको बना दोगे तो फिर आप क्या उम्मीद करोगे। तो दिक्कत ये है, परेशानी ये है। तो इसलिए जिनको जो बड़े हमारे खिलाड़ी रह चुके हैं, जो देश का नाम रोशन कर चुके हैं, उनको ही टीम में लेना चाहिए था, और वो अच्छे निर्णय ले सकते हैं। और कुछ सुझाव? हाँ, श्याम जी ने कहा है कि जय शाह के बारे में, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं श्याम जी। तो मैं भी ये कहूँगा कि ये जो टीम में जिसको नॉलेज नहीं है, जो क्रिकेट में क्यों खेला ही नहीं, या तो कुछ उनको कुछ क्राइटेरिया रखना चाहिए कि भाई इतने तुम टेस्ट मैच इंडिया के लिए खेले हो, इतने वनडे खेले हो, तब आप इस टीम का पार्ट हो सकते हो, या इसके लिए आप इंटरव्यू भी के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। तो जिसको नॉलेज नहीं है उसको टीम का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए खेल के बीच में। और अगर पॉलिटिक्स होगी तो रिजल्ट आप ऐसे होंगे। देखिए, आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका में 2-1 से हम सीरीज हार गए, जो टेस्ट मैच की वनडे है, आज हार की कगार पे है। तो दूसरा वनडे, पहला वनडे हार चुके हैं, दूसरा वनडे भी हार की कगार पे है, और ये भी फिर सीरीज हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए गेम में, और केवल जो काबिल लोग हैं, जो देश का नाम रोशन कर चुके हैं और इसी खेल से है। ये नहीं कि जब अगर क्रिकेट की बात कर रही है तो आप कोई दूसरे खेल के कोई खिलाड़ी को आप ले आए, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होगी। जो खेल चुका है क्रिकेट, जो उस कंडीशन में, जो बाहर के जो विदेशी दौरे हैं वो सबसे अहम होते हैं। अगर वहां आप टूर कर चुके हैं तो आपको पता है परिस्थिति क्या होती है, कौन से खिलाड़ी को चूज करना चाहिए। अगर हम एक्सपेरिमेंट ही करते रहेंगे, अपने हिसाब से खिलाड़ी को लेते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो खेल को क्षति पहुंचाएगा, और आप रिजल्ट तो आप देख ही सकते हैं फिर रिजल्ट क्या होगा। हमारे पास जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, बेस्ट खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी हार रहे हैं। तो टीम में जो बॉन्डिंग है या जो चैन सही नहीं है, तो ये मामले उसमें पूरा असर करते हैं। तो भूपेंद्र पुनिया जी कह रहे हैं कि भारतीय टीम के कप्तान कौन होना चाहिए जो बेहतर परिणाम दे सके। श्याम उपाध्याय, संदीप जी आपके बेबाकी से जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। श्याम जी, आपको पता है ये भारत की बात है, और हम तो जो देश के हित में होता है वो बोलते हैं, और किसी पार्टी से हम संबंधित नहीं है, इसलिए जो बात है वो है। और ये बात पता सबको है, पर सब थोड़ा कहीं ना कहीं अपने हिसाब से उसको जो जिसके हित की, जैसे अपने हित का अभी कह सकते हैं, दे सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही देखिए, जो जय शाह की आप बात कर रहे थे, तो बीजेपी में ये अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, तो बीजेपी का से कोई संबंधित होगा तो वो ये कहेंगे कि नहीं, ये तो बहुत सा चयन है, जय शाह को ही तो होना चाहिए था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जो चयन है वो ठीक नहीं है। ऐसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो खिलाड़ी जो खेल चुका है उसी को टीम का पार्ट होना चाहिए। जिसको उस खेल का कभी कोई खेला ही नहीं, तो कैसे उसका पार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने जो पार्टी के हित से हमें हटके अपने देश के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। तो पुनिया जी ने पूछा कि सवाल, कप्तान कौन होना चाहिए जो बेहतर परिणाम दे सके। मेरे हिसाब से पुनिया जी, जो रोहित शर्मा है वो इन अभी जो जितने खिलाड़ी हैं उन सब में बेस्ट वही हैं जो टीम को हैंडल कर सकते हैं। और आईपीएल में हमने देखा कि वो करीब 5 या 6 बार जो मुंबई इंडियन को जितवा भी चुके हैं। बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, कूल है बिल्कुल, अच्छा और ठंडे दिमाग से खेलते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि उनको कहीं ना कहीं विराट कोहली से जो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा उसको जो आप ये कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग है वो सुधारनी पड़ेगी।
क्योंकि विराट कोहली, मैंने आपको बताया जैसे कि एक कप्तान के रूप में तो हम खो चुके हैं विराट कोहली को, और ये बहुत बड़ी क्षति है यार। इसलिए आप रिजल्ट देख सकते हैं, रिजल्ट क्या आ रहे हैं हमारे, लेकिन एज अ प्लेयर हम विराट कोहली को नहीं खोना चाहेंगे। तो इसमें बड़ा अहम रोल होगा कि अब 33 साल के विराट कोहली तो आराम से 6-7 साल ये खेल सकते हैं, लेकिन अब इतने ये 5-6 साल से ये कप्तान भी रह चुके हैं, तो अब ये एज अ प्लेयर कैसा खेलेंगे, या जो कप्तान होगा उनके साथ कैसा बर्ताव करता है, इस पर बहुत डिपेंड करता है ये। तो रोहित शर्मा को, और जो मेरे ख्याल से बनाएंगे, ये आप देख लेना कि जैसे टूर ये खत्म होगा, अभी तो राहुल को बनाया गया 3 वनडे के लिए, उसके बाद रोहित शर्मा को कप्तान बनाएंगे। तो रोहित शर्मा को अब ये देखना है कि सेलेक्टर्स क्या फैसला लेंगे, क्या उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाएंगे, T20 का भी, वनडे का भी, टेस्ट मैचेस का भी। लेकिन उनको विराट कोहली से अपने संबंध बेहतर करने पड़ेंगे और देश हित के लिए करने पड़ेंगे। आप ये अपनी ईगो है, चाहे किसी भी खिलाड़ी में हो, कोच में हो, अपना साइड रखिए। आप देश के लिए खेल रहे हैं। आप ये देखिए, करीब 138 करोड़ लोग को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें आपको अपनी ईगो साइड रखनी चाहिए और देश हित में आपको खेलना चाहिए। श्याम जी कह रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे। श्याम जी, बंसल जी, श्याम जी मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं। श्याम जी कह रहे हैं कि किसी यंग प्लेयर को बनाना चाहिए कप्तान। बिल्कुल, यंग प्लेयर को चांस तो दिया जा सकता है श्याम जी, लेकिन कौन यंग प्लेयर होगा? बुमराह को, जैसे आपने बुमराह को सुना, बुमराह कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका दिया गया क्यों नहीं, मैं बड़ी अच्छी कप्तानी करूंगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जल्दी होगा। पंत है, ये पंत बहुत से शानदार खिलाड़ी है और ये तीनों फॉर्मेट में काफी टाइम तक खेलेंगे। 24 साल उम्र है इनकी, तो देश के लिए आराम से ये 15-16 साल ये खेल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपना जो एग्रेशन है उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, और अभी से कहीं उनको दबाव ना आ जाए। अगर हम उनको कप्तान बना देते हैं, कहीं हम पंत एज अ कीपर, एज अ बैट्समैन कहीं ना लूज कर दें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको थोड़ा सा और मैच्योर ये हो जाए। इसमें राहुल का भी देख रहे हैं, राहुल को अब लोग कह रहे थे कि राहुल को कप्तान बनाना चाहिए आगे, तो अब देख सकते हैं कि जो दूसरा मैच भी हम हार रहे हैं, तो अगर हम ये सीरीज हार गए तो फिर क्या लोग कहेंगे कि राहुल को कप्तान बनाना चाहिए। राहुल भी खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हैं, ओपनर बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं और कीपिंग भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि एक ऑप्शन उनको ओपनर भी बना दो, उनको कीपर भी बना दो, तो इतना पर इतनी सारी चीजें एक साथ जिम्मेदारी दोगे तो वो हो नहीं पाएगा। और या तो अगर ये सीरीज जीत जाते, अगर ये रोहित शर्मा की बिना अगर राहुल सीरीज जितवा देते भारत को, तो फिर इस बात से बल मिलता। लोग खुद ही कहते हैं कि भाई राहुल को बनाओ। लेकिन अब इंडिया की टीम जो मैच हार रही है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई आप ऐसे खिलाड़ी को कैसे बना सकते हो। सुनील गावस्कर है जो सीनियर खिलाड़ी है, काफी देश के लिए एक महान टेस्ट खिलाड़ी रहे हैं, तो उन्होंने खूब आलोचना करी है राहुल की जब पहले टेस्ट मैच के हारने के बाद। पर मैं ये समझता हूं कि एक या दो जो मैच होते हैं वनडे, जैसे वनडे पिछले जो वनडे आ रहे थे, तो उससे खिलाड़ी को के बारे में आप नहीं जान सकते, उनको चांस मिलना चाहिए। अब ये देखना सेलेक्टर्स कौन किसके लिए फैसला लेते हैं। तो मेरे राय में अभी रोहित शर्मा ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे, उनको एक्सपीरियंस भी है, अच्छे खिलाड़ी हैं, और अभी आगे देखना। अभी उसके अलावा जो यंग खिलाड़ी है, तो उसके अलावा मैं समझता नहीं हूं कि कोई और। आप एक तो पंत का नाम आपके दिमाग में आएगा, एक राहुल है, और तो जो नए खिलाड़ी जैसे वेंकटेश अय्यर, ये तो नए खिलाड़ी हैं, श्रेयस अय्यर है, ये नए खिलाड़ी, इनका तो टीम में स्थान ही पक्का नहीं है अभी तो इनका। तो ये काफ़ी नए खिलाड़ी हैं। उसके अलावा कोई और, या किसी बॉलर को बनाया जाए, उसमें भी अश्विन, या आप यस अश्विन को कई बार चांस ही नहीं मिलता खेलने के लिए। ऐसे ही चहल है, वो भी कभी कभी खेलते हैं, तो इसमें थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो अभी जो ऑप्शन है मेरे हिसाब से रोहित शर्मा ही बेस्ट कप्तान रहेंगे। लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि उनको विराट कोहली के साथ तालमेल जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोहली एज अ प्लेयर हम नहीं खो सकते। कोहली को अब अपने इंडिविजुअल आप ये चाहिए कि उसे ये खेलना चाहिए कि मेरे पर कप्तानी का दबाव नहीं है, तो उस हिसाब से उसको कोहली को खेलना चाहिए और देश के लिए। अब कहीं कहीं आप ये देखिए, कोहली की जो 71 सेंचुरी मार चुका है कोहली, तो सबको लग रहा था कि 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड सचिन का बड़ी आसानी से ब्रेक कर देंगे, लेकिन 2 साल हो चुके हैं, वो 72वीं सेंचुरी नहीं आ रही है। परेशानी अब ये होगी ना, क्योंकि एक फॉर्म होती है जो खिलाड़ी की, और अभी जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, तो उनको एक एक रन उनका दिक्कत आ रही है। आज जैसे आपने देखा, आती 0 पे वो आउट हो गए। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा बोर्ड को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो आप देख लेना अगर कुछ समय से ये चलता रहा तो कोहली एक खिलाड़ी के तौर पे भी हम कोहली को खो देंगे। पुनिया जी करें, आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी द्वारा एमसीडी की जमीन हड़पने के खिलाफ आपका प्रदर्शन किया है।
तो आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, तो इसकी खबर का आप अपडेट डालिए पुनिया जी इसका। और वही जो जो भी अगर जो जमीन हड़प रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो चीज़ तो खैर गलत है ही, और उसको सब लोगों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि लोगों को जो खबर कहीं ना कहीं जो मिलती नहीं है, तो वो चीज़ भी जो लोग मीडिया में देखते हैं। और अब जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अब ये जैसे जो यूपी में 200 करोड़ का जो मामला था, तो वहाँ ये जो नोट पाए गए थे, अब वो मीडिया से गायब ही हो गई खबर। अब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का पैसा था, वो समाजवादी पार्टी कह रही बीजेपी का पैसा था, लेकिन आम आदमी को पता ही नहीं। और ये बड़ा शर्मनाक है कि 200 करोड़ कहीं मिलता है तो उसको लोगों को पता ही नहीं होता। आम आदमी अपना पूरा जीवन बता देता है, वो 10,000 20,000 50,000 जैसे आप समझिए कि महीने की सैलरी करता है, उसके लिए सोचना कि 200 करोड़ रुपए कहाँ से आ रहा है, और कुछ लोग 200 करोड़ रुपए घर में मिल रहे हैं। तो ये इन चीज़ों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो कोई भी पार्टी का हो, और जो भी इसको जिसके यहाँ मिला है या जिस पार्टी संबंधित है, उसको सजा मिलनी चाहिए उसके लिए। और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अमित बंसल जी क्या कह रहे हैं? अमित बंसल जी, नाउ वी नीड वन कैप्टन आम आदमी टू लीड द इंडियन तो अमित बंसल जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का भी कोई लीड करना चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम को तो ऐसा 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 क्रिकेट नहीं चलता अमित बंसल जी। तो आप फिर तो रिजर्वेशन हो जाएगा कि पहले आम आदमी पार्टी का आना चाहिए, फिर कांग्रेस पार्टी का भी आना चाहिए। तो क्रिकेट जैसा आप देख रहे हैं कि जैसे हमारी टीम टेस्ट मैच में भी हार गई, अब वनडे में भी हार की कगार पे है, तो फिर सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही होता रहेगा फिर तो। अगर ऐसे हर एक पार्टी का लाया गया, तो ये जो इनका जो चयन था, जो जय शाह जी को लेके आए हैं, ये चयन गलत था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने जैसे पहले बताया कि भाई जो जिसको एक्सपीरियंस है सिर्फ उन्हीं को लाना चाहिए, जो खेल खेल चुका है। जो आप सबसे बड़ी चुनौती होती है भारत में, जैसे कोई रन बनाता है, विकेट लेता है, वो बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अपने भारत में वो रन बना देते हैं, लेकिन बाहर जाके फिर वो फिसड्डी साबित हो जाते हैं। तो मेन जो बाहर जो सेना कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जो परफॉर्म करता है, तो उनका वो मैटर करता है। तो जो खिलाड़ी ये कर चुका हो, जो उसी को सेलेक्टर या जो बीसीसीआई जो टीम है उसमें लेना चाहिए। और जो इससे संबंधित ही नहीं है, जो पॉलिटिकल जो आदमी है, उसको आप कहीं ना कहीं अगर बनाएंगे, तो फिर रिजल्ट आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बीजेपी का किसी को नहीं होना चाहिए। जो कैपेबल है और जो खेल चुका है देश के लिए और जिसको पता है, तो वही आदमी को लीड करना चाहिए। और उसको भी अपना कहीं ना कहीं अपना जैसे अपना जो टीम को बना के रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो सौरव गांगुली के लिए मैं कहूँगा बहुत ही अच्छे ये कप्तान रहे हैं, और एग्रेसिव थे अपने टाइम में काफ़ी। और अब इन्होंने जो विराट कोहली रोहित शर्मा वाला जो प्रकरण है ये ना, इसको ये सही से हैंडल नहीं कर पाए, इसमें ये नाकाम रहे, और रिजल्ट आप फिर देख ही सकते हैं। विराट कोहली 4 महीनों में 4 कप्तानी से रिजाइन कर चुके हैं। पहले वो जो बेंगलोर की टीम के कप्तान थे आईपीएल में, वहाँ से उन्होंने छोड़ा, फिर T20 से छोड़ दिया, फिर जो टेस्ट वनडे की कप्तानी से उनको हटा दिया गया सौरव गांगुली द्वारा, ये कह के कि भाई हमें तो एक ही कप्तान चाहिए, जो T20 का जो वनडे का हो। और फिर टेस्ट मैच में उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया। तो 4 महीने में विराट कोहली 4 कप्तानी छोड़ गए। और गलती खैर उनकी भी है कि भाई उनको जो टेस्ट कप्तानी ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए थी। हर जगह वो जीत के आए थे, आप वो इंग्लैंड में वो जीत के आए, ऑस्ट्रेलिया में वो जीत के आए, साउथ अफ्रीका ही जो फाइनल फ्रंटियर था बस वहाँ हमारी टीम नहीं जीत पाई। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बड़ी अच्छी जीत करी उनके कैप्टनसी से। और पिछले 5 साल से जो टेस्ट में हमारी टीम नंबर 1 है उसमें, तो बहुत बड़ी बात है। साउथ अफ्रीका में हालांकि हमारे उसमें भी 2-1 से हमारे थे। तो उसके चक्कर में अगर कहीं ना कहीं कप्तानी छोड़ते हैं, या एक अब ये भी खबर आ रही है सामने कि जैसी ये साउथ अफ्रीका के टूर पे गए थे, जो टीम गई थी, उससे पहले सौरव गांगुली इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी विराट कोहली ने। तो उसके अगेंस्ट सौरव गांगुली एक शोकॉज नोटिस उनको देने वाले थे कि आपने ये बीसीसीआई के अलग से हटके क्यों ये बयान दिया। तो उस पर भी एक नोटिस देने वाले थे उस पर, तो कहीं ना कहीं उससे भी आते थे। और साथ में फिर हम हार ही गए 2-1 से, तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये जो मैटर था, ये बोर्ड ने, बीसीसीआई ने, सेलेक्टर्स ने मिलकर इस पे ये सही नहीं करा, और कोहली हमने एक कप्तान के रूप में खो दिया।
और जो अन्य आपके सवाल हैं आप वो पूछ सकते हैं, मैं सुझाव आप दे सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भूपेंद्र पुनिया जी का, श्याम उपाध्याय जी का और अमित बंसल जी का आप लोगों के सवाल के लिए। और कोहली विल टेक रिटायरमेंट सून, ये माफ़ कीजिएगा मैं ये पढ़ नहीं पा रहा हूँ ये किसने लिखा है, क्योंकि कमेंट्स स्क्रॉल हो जाते हैं बार बार। और तो ये जो डिसीजन था हमने जैसे आपके डिस्कस करा, इसमें ये बड़ा ही गलत फैसला लिया गया। और आप ये देखिए कहीं ना कहीं अब इनकी परफॉर्मेंस भी खराब होती चली जाएगी। और अगर इस मामले को अच्छी तरह से इन्होंने हैंडल नहीं करा, अब ये देखना है कि जब ये वनडे सीरीज खत्म होगी, फिर अगली जो सीरीज होंगी उसमें जब रोहित शर्मा कप्तान बनेंगे, तो क्या वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में ऐसे संबंध रहेंगे? और अगर मान लो कुछ सीरीज के लिए विराट कोहली परफॉर्म नहीं करते, तो क्या आप विराट कोहली को टीम से बाहर निकाल दोगे? क्योंकि जब आप कप्तान थे तो आप तो फिर सारे मैच खेली थे। और पर वर्ल्ड के आपको ये भी पता है कि विराट कोहली 71 शतक मार चुके हैं, तो कोई बच्चे को खेल लिया, ये खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कई एक तो प्रेशर ये है कि वो 72वां जो शतक है वो नहीं आ रहा, वो परेशानी हो रही। 2 साल से 71 शतक पे ही से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऊपर से कैप्टनसी भी अब हट गई है। अगर वहाँ कहीं और आप कुछ दिनों परफॉर्म नहीं करा, तो अगर रोहित शर्मा ने किसी मैच में आपको बाहर बिठा दिया, फिर आप देखना फिर और ये मुद्दा भड़केगा। और कहीं ना कहीं कोहली को आप एक खिलाड़ी के रूप में भी खोने वाले हो अगर ऐसा कहीं हो गया, क्योंकि अब इस एज में आप कोहली को टीम से अगर निकालोगे तो 33 साल के हो गए, ऊपर से कप्तानी नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि, और जितने एग्रेसिव वो हैं तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। आप ये देख लेना। और मैं साथ में आपको स्कोर भी बता दूं, जो स्कोर चल रहा है जो टीम का, साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो मैच चल रहा है, 58 गेंदों पे 42 रन चाहिए और 3 ही खिलाड़ी आउट हो पाए हैं। तो आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भारतीय दूसरा मैच हार के सीरीज भी हार जाए, जो बड़ा दुखदायक है। इसमें मलान जो खिलाड़ी हैं उन्होंने 91 स्कोर किया, बुमराह ने उनको बोल्ड किया, और डिकॉक ने 78 पे आउट किया, ठाकुर ने एलबीडब्ल्यू किया था उनको, और बहुमा जो कप्तान है वो 35 पे, चहल ने कॉटन बॉल किए हैं, माकराम जो खेल रहे हैं 17 पे, और वेंडरडुसन ये 18 रन पे खेल रहे हैं। तो 3 खिलाड़ी आउट हैं, 247 स्कोर हो गया है 40 ओवर में साउथ अफ्रीका का। तो ये एक खबर थी। और ये कमेंट्स में मेरे को ये श्याम जी भारती जी, आप जैसे बेबाक और जागरूक पत्रकार की समाज को बहुत जरूरत है। सराहना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्याम उपाध्याय जी। और अमित बंसल जी कह रहे हैं सब बिन पैंदे के लोटे हैं ऑन टीवी एंड रियल लाइफ एक दूसरे को खाने और मानने को दौड़ते हैं, और ऑफ फील्ड सब साथ है। हाँ, तो बंसल जी कहने के ये कह रहे हैं कि भाई वो टीवी पे उस पर दिखावा करते हैं, लेकिन वैसे एक दूसरे से जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो बॉन्डिंग उनके बीच में नहीं है। और वो कहने के प्रभाव आप देख सकते हैं जो खेल में फ़र्क पड़ रहा है। और भारत की टीम जो ये दूसरा वनडे है ये भी हारती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग की भी अगर आप कहीं बात करेंगे तो उसमें भी दिक्कत आ रही है। आप ये समझिए जो पहला टेस्ट मैच हम आसानी से जीते थे, दूसरे टेस्ट मैच में जो चौथी इनिंग थी 240 का टारगेट दिया गया था साउथ अफ्रीका को, और 3 विकेट पे उन्होंने वो टारगेट चेंज कर लिया। 7 विकेट से मारे थे वो दूसरा टेस्ट मैच। तीसरे टेस्ट मैच में भी, और ये वहाँ आसान नहीं था वहाँ पे। साउथ अफ्रीका ने पिछले 10 साल में शायद 3 बार चौथी इनिंग में 200 से ज़्यादा चेज जो टारगेट चेज किया है। जो तीसरा टेस्ट मैच था उसमें भी 200 का टारगेट दिया गया था, और वो भी इस पिच के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। वहाँ भी उन्होंने 3 विकेट पे आसानी से स्कोर बना लिया, 7 विकेट से वहाँ मार गए। अब जो पहला वनडे मैच था इसमें भी जो हमने बॉलिंग थी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बॉलिंग में भी हमारी कमी आ रही है इस बार। जो वनडे में 296 बनाए पहले साउथ अफ्रीका ने, तो हमारी टीम ने जो बॉलर्स ने 296 बनने दिए और फिर 31 रन से हमारी हार हुई। आज भी ये 287 जो बैटिंग टीम ने बना दी है भारतीय जो बल्लेबाजों ने, तो वो अगर हम उस स्कोर को 287 को बचा नहीं पा रहे, सेव नहीं कर पा रहे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं आप ये बताइए। तो बॉलिंग ने बड़ा ही निराशजनक प्रदर्शन किया है। हमारे पास वर्ल्ड के जो बेस्ट बॉलर हैं, बुमराह कितने शानदार गेंदबाज हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज आप ये कह लीजिए। और उसके अलावा जैसे टेस्ट मैच में हमारे पास शामी थे, अभी हमारे पास अश्विन है और चहल है, फिर भी अगर हम हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी तो दिख रही है उसमें।
श्याम उपाध्याय जी कह रहे कि अमित बंसल जी के बेबाक सवालों के लिए सलाम है। बिल्कुल श्याम जी, सही आपने बात कही। अमित बंसल जी, आपके सवालों की तारीफ करी है श्याम उपाध्याय जी ने। तो ये मैंने अब बात करी, और जो स्कोर मैं आपको लेटेस्ट बता दूं, साउथ अफ्रीका का 37 रन चाहिए 52 गेंदों पे। तो ये मैच भारत के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये अगर सीरीज में मार गए तो वनडे सीरीज भी हम हार जाएंगे। पिछले बार मैं आपको बताऊं, पिछले बार जब हम खेलने के लिए आए थे तो उस बार भी 2018 की बात है ये, हम जो टेस्ट मैच थे, 2 टेस्ट मैच पहले मारे थे, दूसरे तीसरे टेस्ट मैच हम जीते थे, तो 2-1 से हम हारे थे टेस्ट मैच, पर वनडे सीरीज हम जीत के गए थे। लेकिन इस बार लग नहीं रहा कि वनडे सीरीज भी, जो अभी सिचुएशन चल रही है, साउथ अफ्रीका को केवल 37 रन चाहिए 91 गेंदों पे। तो ये मैंने आपको जो बताया, जो खबरें मैंने आपको बताई, फिर से एक बार उस पर मैं रिकैप कर देता हूँ। गोवा इलेक्शन के लिए जो सीएम मनोहर के बेटे हैं, मनोहर पारिकर के बेटे, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और भाजपा से पणजी के लिए टिकट नहीं मिला था उनको, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और दिल्ली में करीब 10,700 केस आज आए हैं, तो पहले के मुकाबले स्थिति बेहतर है, लेकिन फिर भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क आप जरूर लगाएं। और बीजेपी ने 85 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी है, और कांग्रेस से जो अदिति सिंह आई थी, जो बड़ी नेता है, तो रायबरेली से उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। और जो अच्छी खबर है कि 15 से 18 आयु के 4 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। और तेजस्वी यादव बिहार से, तो वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे, लेकिन अपने प्रत्याशी नहीं खड़े करेंगे। तेजस्वी यादव, जो उनकी पार्टी है आरजेडी, तो आरजेडी के लिए वो यूपी में अपने प्रत्याशी नहीं खड़े करेंगे। तो ये कुछ खबरें थी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे भी चर्चा करते हैं, उनको आपको बताएंगे। और अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 4 भारतीयों का शव मिला है। विदेश मंत्री ने इस पे शोक जताया है। और चाइना में जो विंटर ओलंपिक्स है, तो उसका उद्घाटन समारोह होगा। तो जो विंटर ओलंपिक्स है चाइना में इस बार हो रहे हैं, पेचिंग में ये होंगे। और तालिबान अगले सप्ताह नॉर्वे से साथ एक बैठक करेगा। तालिबान सरकार के जो पदाधिकारी हैं, तो वो नॉर्वे के साथ एक बैठक करेंगे। और पाकिस्तान में भी कोरोना का कहर है। एक दिन में कोविड-19 के जो सबसे अधिक 7,678 नए मामले सामने आए हैं पाकिस्तान में भी। और राजपक्षे सरकार, यानी कि जो श्रीलंका की जो सरकार है, उनके श्रीलंका राजपक्षे सरकार के मंत्री ने कहा है कि श्रीलंका नहीं है भारत का हिस्सा। और जापान ने 5 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर की जो कोविड वैक्सीन है उसको मंजूरी दे दी है। और अमेरिका ने 7 अन्य देशों से उत्तर कोरिया प्रतिबंधों को लागू करने के लिए आग्रह किया है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें थी। खेल की खबरें मैंने आपको बताया कि भारत और साउथ अफ्रीका का जो वनडे मैच चल रहा है, दूसरा मैच है ये। पहला मैच भारत की टीम हार गई थी, और दूसरा मैच भी अब हम हार की कगार पे हैं। लेटेस्ट स्कोर है 287 बनाए थे हमने 6 विकेट के नुकसान पे, और साउथ अफ्रीका ने 253 बना ली है 3 विकेट के नुकसान पे 42 ओवर में। तो उनको 35 रन चाहिए 48 गेंदों पे, और ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम जीत जाएगी, और 2-0 से अपनी सीरीज अपना नाम करके जो वनडे सीरीज भी साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। और जो वर्ल्ड कप चल रहा है, जो अंडर-19 वर्ल्ड कप है, जो वेस्ट इंडीज़ में चल रहा है, तो वहाँ जो 5 खिलाड़ी हमारे थे वो भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। तो उसके लिए बोर्ड ने, जो बीसीसीआई ने क्या किया कि 5 जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी हैं वो वहाँ भेजे हैं। और जो हमारे कप्तान थे, जो अभी तक 2 मैच भारतीय टीम खेली है, दोनों मैच भारतीय टीम जीती है, और जो कप्तान है अंडर-19 के, उनको भी कोरोना हुआ है। तो इसलिए जो 5 जो रिजर्व खिलाड़ी हैं वो भारत की टीम ने वेस्ट इंडीज़ भेज दिए हैं अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए।
और जो हम कुछ एंटरटेनमेंट की खबरें की बात भी कर लें तो पुष्पा जो मूवी है तो वो हर जगह आप देख सकते हैं करीब 350-400 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। और आप उसको OTT पे आप देख सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में आप उसे अब देख सकते हैं। तो डेविड वार्नर है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और IPL में भी खेलते हैं, और वो आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ वो इंडियन सॉन्ग्स पे डांस करते रहते हैं। तो उन्होंने पुष्पा के श्रीवल्ली गाने पर हुक स्टेप किया है, तो वो आप देखिएगा, सोशल मीडिया पे आपको मिलेगा। तो इससे अल्लू अर्जुन जो पुष्पा मूवी के जो स्टार थे तो वो भी इम्प्रेस हुए हैं, तो उन्होंने भी उनकी तारीफ करी है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो ये खिलाड़ी है डेविड वार्नर, ये कोई ना कोई जैसे जो हिंदी गानों पे बॉलीवुड के गानों पे डांस करते हैं, कई बार अपनी फैमिली के साथ ये डांस करते हैं। तो इस पे डेविड वार्नर अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर मज़ेदार पोस्ट करके फैंस का मनोरंजन करते हैं, और वह भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े फ़ैन भी हैं। तो हाल ही में उन्होंने उनके सिर पर तेलुगु फिल्म पुष्पा का बुखार चढ़ा हुआ है, डेविड वार्नर की हम बात कर रहे हैं। और पुष्पा मूवी के गानों से लेकर डायलॉग हर प्रकार की वीडियो बनाकर वह अपने सोशल मीडिया पे तो गाने भी कर रहे हैं, साथ में जो वीडियो जो डायलॉग है उसको भी कॉपी कर रहे हैं और अपने सोशल मीडिया पे उनको पोस्ट कर रहे हैं। तो डेविड वार्नर ने श्रीवल्ली गाने के हुक स्टेप की कॉपी किया है और डांस किया है। और डेविड वार्नर ने वीडियो अपलोड करते हुए लिखा कि पुष्पा हो गया है, अगला क्या करें, कि पुष्पा को तो हमने कर दिया, अब अगला क्या करना है ये दर्शकों से पूछ रहे हैं। तो उनके उस हुक स्टेप पर पुष्पा फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन ने भी कमेंट करते हुए उनकी वाहवाही की है। और इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में थे वो IPL में, तो उनके साथी खिलाड़ी रहे श्रीवत्स गोस्वामी और खलील अहमद ने भी कमेंट किया है। और खलील अहमद ने लिखा कि बहुत अच्छे भाई। तो गोस्वामी ने हंसते हुए तारीफ में लिखा कि खलील अहमद को बेहतरीन मुकाबला दिया है, मैं देख रहा हूं कि आप अपने चप्पलों से जूझ रहे हैं। तो ये उन्होंने मजाक में लिखा है, उनके साथी खिलाड़ी हैं और सनराइजर्स हैदराबाद में ये साथ में थे। तो एक ये और बैसाखी पर रिलीज होगी आमिर खान और करीना कपूर की जो पिक्चर है लाल सिंह चड्ढा, तो वो बैसाखी वाले दिन वो पिक्चर रिलीज होगी। उसके अलावा अभिनेता दुलकार सलमान को भी कोरोना हो गया है। तो ममूटी जो साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं, उनके बेटे हैं दुलकार सलमान, तो उनको भी कोरोना हो गया है। और आमिर खान की जो फिल्म आएगी लाल सिंह चड्ढा, तो बैसाखी वाले दिन आएगी। तो KGF जो मूवी है KGF 2 उसके साथ वो भी उसी दिन रिलीज होगी। तो आपस में दोनों फिल्मों की टक्कर होगी। अभी देखना कि बॉक्स ऑफिस पे कौन सी पिक्चर अपना सिक्का जमा पाती है। तो ये कुछ खबरें थी हमने आपको बताई, और हमने देश की बात करी, अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताई, हमने स्पोर्ट्स की आपको खबरें बताई और एंटरटेनमेंट की हमने आपको खबरें बताई। तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं और देश हित की आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी हमारे इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये भारत की बात है, ये देश की बात है। अंत में फिर से सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मास्क अवश्य लगाएं। मास्क आप जब भी घर से बाहर निकले आप मास्क लगाएं। देश में 3,40,000 कोरोना के केसेस आए हैं, तो हमेशा घर से बाहर निकलते टाइम अभी मास्क आप लगाएं। सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करें और 2 गज की दूरी बना के रखें। और जो भीड़ वाले एरिया है वहाँ आप अभी अवॉइड करें कुछ दिनों के लिए। दिल्ली में खुशखबरी है कि अभी केसेस कम हुए हैं, 10,700 केसेस आए हैं। तो ऐसे ही आप सबको अब संयम बरतें और बहुत ही ज़रूरी है तो भी आप घर से बाहर निकलें, नहीं तो अभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप जाने से अवॉइड करें। बस फिर हम पूरी टीम की तरफ से आपका फिर उससे जुड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप अच्छे काम करेंगे, देश के लिए अच्छे काम करेंगे, समाज के लिए अच्छे काम करेंगे और अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। भारतीय की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और खुश रहें और देश के लिए अच्छे काम करें। जय हिंद, जय भारत।